हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो आज का जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास है स्पेशल कंक्रीट्स। अब देखो, जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसका डेड वेट होता है 22 से लेकर 26 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, जिसकी वजह से नॉर्मल कंक्रीट जो है अनइकोनॉमिकल हो जाता है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट्स डिस्कवर किए गए, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास उसमें आ जाता है कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग ऑपरेशन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। जब भी हम कंक्रीटिंग ऑपरेशन बिलो 5 डिग्री सेल्सियस परफॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग। कंक्रीटिंग बिलो 5 डिग्री सेल्सियस आर नॉट रिकमेंडेड विदाउट एनी स्पेशल प्रिकॉशंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है कंक्रीटिंग पे? सर्टेन टाइम डिले हो जाता है, अर्ली फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट हो जाती है। अब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के लिए बेस्ट सीमेंट कौन सा है? हाई एल्यूमिना सीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। It generates large amount of heat of hydration in first 24 hours and it doesn't require any accelerators. फर्स्ट 24 आवर्स में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ये जनरेट करता है और इसको कोई भी एक्सेलरेटर की जरूरत नहीं होती है। एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से थॉइंग और फ्रीजिंग एक्शन भी कम हो जाता है। नाउ एज पर IS कोड 7861 पार्ट सेकंड 1981। अब कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे उनको हमें स्टैक करना होता है वुडन प्लेटफॉर्म्स पे। टेम्परेचर इनका होना चाहिए 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है। एंड द वाटर शुड बी हीटेड बिलो 60 डिग्री सेल्सियस प्लस एग्रीगेट्स एटसेट्रा। दोनों को हमें हीट करना है यूज़ करने से पहले। देन कम्स हॉट वेदर कंक्रीटिंग। हॉट वेदर कंक्रीटिंग में क्या होता है कि जब भी हम कंक्रीटिंग अबव 40 डिग्री सेल्सियस परफॉर्म करते हैं, डेट इज नोन एज हॉट वेदर कंक्रीटिंग। इसके इल इफेक्ट्स क्या है? वाटर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, रैपिड लॉस ऑफ हीट होता है, इट नीड्स मोर क्यूरिंग टाइम। एज पर IS कोड 7861 पार्ट फर्स्ट, कंसल्टेशन फ्रॉम फॉरकास्ट डिपार्टमेंट। हॉट वेदर कंक्रीटिंग परफॉर्म करने से पहले हमें फॉरकास्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करना पड़ता है। टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट लॉ रखना पड़ता है, परमानेंट क्यूरिंग अरेंजमेंट रखना पड़ता है, एंड डिज़ाइन कंक्रीट विद लॉ सीमेंट कंटेंट। और कंक्रीट को हमने लॉ सीमेंट कंटेंट लेके डिज़ाइन करना है। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास अंडर वाटर कंक्रीटिंग। अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या होता है कि इसमें स्लम्प वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 150 से लेकर 180 mm। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट्स कितना होना चाहिए? 50% ऑफ टोटल एग्रीगेट। इसमें कोर्स एग्रीगेट का साइज कितना होना चाहिए? 20 से लेकर 40 mm। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वाटर सीमेंट रेशियो शुड नॉट एक्सीड 0.6। मेथड्स ऑफ प्लेसिंग अगर हम देखेंगे अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या क्या आते हैं, इसके लिए हमारे पास जनरली 5 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास प्लेसिंग इन डिवॉल्टेड कफर डैम्स और सिंपली नोन एज, जिनको हम कैसन्स भी कहते हैं। सेकंड इसमें आ जाता है ट्रिमाई मेथड। इसमें क्या होता है कि जो ट्रिमाई हुपर होता है उसका 25 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, स्लम्प वैल्यू उसके लिए होनी चाहिए 150 से लेकर 200 mm। थर्ड इसमें जाता है हमारे पास प्लेसिंग इन बैग्स। फोर्थ मेथड इसमें जाता है हमारे पास प्री पैक्ड कंक्रीट। उसमें हम क्या करते हैं कि ग्राउटेड कंक्रीट का यूज़ करते हैं, रिपेयर वर्क, विंडसोर, रेजिन एटसेट्रा 4% उसमें हम ऐड करते हैं। या फिर लास्ट मेथड इसमें जाता है हमारे पास ड्रॉप बॉकेट मेथड। इसको हम जनरली स्मॉल कंक्रीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रेडीमिक्स कंक्रीट, सिंपली नोन एज RMC। In this case, concrete is prepared at batching plant and either mixed at plant or in truck mixes and transported to construction site for use। इस केस में क्या किया जाता है कि कंक्रीट को बैचिंग प्लांट पे प्रिपेयर किया जाता है और उसकी मिक्सिंग जो है या तो प्लांट पे ही की जाती है या फिर ट्रक मिक्सेस में की जाती है। उसके बाद उसको फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन्वेंशन ऑफ RMC किसने की थी? रेडीमिक्स कंक्रीट जो है जर्मनी में इन्वेंट हुआ था 1903 में। आर्किटेक्ट जुर्जेन हेनरिक मैगिन्स ने इसको इन्वेंट किया था। इन द ईयर 1907 ट्रांसपोर्टेशन टाइम कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। फिर 1907 में उसने ये इन्वेंट किया था कि ट्रांसपोर्टेशन टाइम जो है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय वाइब्रेटिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। टाइप्स ऑफ RMC। रेडीमिक्स कंक्रीट हमारे पास जनरली 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इसमें है प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट। इसमें क्या है कि इसको जनरली बैचिंग प्लांट पे प्रिपेयर किया जाता है। बैचिंग प्लस मिक्सिंग दोनों बैचिंग प्लांट पे ही की जाती है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है एग्रीटर ट्रक्स के जरिए, जिसमें उसको रोटेशन दी जाती है 2 to 6 रोटेशंस पर मिनट। देन कम ट्रांजिस्ट मिक्स कंक्रीट। इसमें क्या किया जाता है कि जो मिक्सिंग है इंग्रेडिएंट्स की वो ऑन द वे की जाती है। सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज्ड मेथड है ये। बैचिंग जो है सेंट्रल प्लांट पे की जाती है और मिक्सिंग ऑन द वे की जाती है। इसमें जनरली 4 to 16 रोटेशंस पर मिनट कंक्रीट को प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड इसमें है श्रिंक कंक्रीट मिक्स। इसमें क्या किया जाता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको पार्शली बैचिंग प्लांट में मिक्स किया जाता है और पार्शली ट्रांजिस्ट मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रक मिक्सर का यूज़ करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। उसमें एक इंक्लाइन ड्रम प्रोवाइड किया हुआ होता है जिसको हम कैनिस्टर कहते हैं और उसकी कैपेसिटी होती है 7 to 8 मीटर क्यूब। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, जिसको हम स्टील फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एंशियंट कंक्रीट था उसमें मेन कंसिडरेशन स्ट्रेंथ थी और जो मॉडर्न कंक्रीट है उसमें मेन कंसिडरेशन स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेस है। इसमें हम जो फाइबर यूज़ करते हैं उसको हम एज अ माइक्रो रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। इट इम्प्रूव्स टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पेलिंग एटसेट्रा।
मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर्स क्या हैं इसमें? स्टील है, ग्लास है, एस्बेस्टस, कॉटन, नाइलिन, एर्सिलिक, बेसाल्ट, क्वायर एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट है ये। स्टील फाइबर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है वो कितनी रहती है? 275 से लेकर 2758 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर उसका है 0.25 से लेकर 0.75 mm। वॉल्यूम 0.25 टू 2.5 बाई कंक्रीट वॉल्यूम। स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.8। लेंथ 25 mm से लेकर 50 mm तक। और अल्टीमेट इलांगेशन उसमें कितनी रहती है? 0.5 से लेकर 35% तक। देन कम्स ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर में क्या होता है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है 10342 टू 3792 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अल्टीमेट इलांगेशन इज 1.5 टू 3.5% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.5%। एस्बेस्टस फाइबर, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ रहती है 551 टू 965 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी है 3.2 और अल्टीमेट इलांगेशन इसमें 0.6% है। देन कम्स सिंथेटिक फाइबर्स। टेंसाइल स्ट्रेंथ 551 टू 758 न्यूटन पर mm स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 एंड अल्टीमेट इलांगेशन जो है 0 टू 25%। देन कम्स पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट क्या होता है? एंशंट पॉलीमर कंक्रीट में जो फॉर्मेशन ऑफ वाइट्स क्रिएट की जाती थी वो एयर और वाटर की वजह से क्रिएट की जाती थी। बट इन न्यू कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट में जो फॉर्मेशन ऑफ वाइट्स क्रिएट की जाती है वो इंडक्शन ऑफ पॉलीमर्स इन कंक्रीट करके की जाती है। पॉलीमर्स को इंडक्ट किया जाता है कंक्रीट में, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ वाइट्स होती है। पॉलीमराइजेशन के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं। रेडिशन मेथड है, थर्मल कैटालिक रिएक्शन मेथड है, कैटालिस्ट प्रोमोटर रिएक्शन मेथड है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमर्स इसमें है एपॉक्सी है, एर्सिलिक, फ्यूरानी, कार्बमाइड एटसेट्रा। देन कम्स फ्लाई ऐश कंक्रीट एंड सिलिका फ्यूम कंक्रीट। इनको हमने एडमिक्सचर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सेम वही है जो हमने एडमिक्सचर्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। अब देखो कंक्रीट पे अगर हम जनरली देखेंगे 2 टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट हम प्लास्टिक स्टेज में परफॉर्म करते हैं और सेकंड इसमें जो है हार्डन स्टेज। प्लास्टिक स्टेज में हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं? जैसे सेटिंग टाइम है, कंसिस्टेंसी टेस्ट एटसेट्रा। हार्डन स्टेज में हम इसमें परफॉर्म करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एटसेट्रा। ये सारे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में ही आते हैं क्योंकि इसमें जो सैंपल है वो टोटली डिस्ट्रक्ट हो जाता है। इन केस ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, स्पेसिमेन रिमेन्स अनडिस्टर्ब। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इसके नाम से ही पता चल जाता है, इसमें जो स्पेसिमेन है वो अनडिस्टर्ब रहता है, उसमें हम कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करके हम कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं। बट इससे हमें जो रिजल्ट मिलता है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलता है। इसमें हम हार्डनेस फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वगैरह फाइंड आउट करते हैं, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड। इट इज़ यूज फ्रॉम प्रीवियस 40 to 50 ईयर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ बिकम नेसेसरी फॉर कंक्रीट टू फाइंड आउट इट्स प्रॉपर्टीज़। आजकल के टाइम में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी एक नेसेसरी हो गए हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की बात करेंगे, इसमें हम कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एटसेट्रा। कंप्रेसिव टेस्ट में हम क्या करते हैं? ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। क्यूब्स हम इसमें प्रिपेयर करते हैं। मॉडर्न जो साइज़ है क्यूब का वो है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। बट जो एंशंट साइज ऑफ क्यूब था वो था 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे सिलेंडर्स की बात करेंगे, सिलेंडर्स का साइज़ यहाँ पे क्या रहता है? 150 mm इंटू 300 mm। सेकेंड इसमें रहता है 100 इंटू 200 mm। थर्ड इसमें है 200 mm इंटू 500 mm। ये 3 अलग अलग साइजेस के सिलेंडर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसमें साइज ऑफ मोल्ड कितना रहता है? 70 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। सेकेंड इसमें है 15 इंटू 10 इंटू 10। ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न एन साइज क्यूब का क्या रहता है और एंशिएंट साइज जो है कंप्रेसिव टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या था क्यूब का। वैसे ही यहाँ पे साइज ऑफ मोल्ड पूछ सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं? फर्स्ट इसमें है सरफेस हार्डनेस टेस्ट। ये एक इंडेंटेशन टाइप टेस्ट है। विलियम्स टेस्टिंग पिस्टन्स एंड इम्पैक्ट हैमर्स का इसमें यूज़ किया जाता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन कंक्रीट की फाइंड आउट करते हैं इस टेस्ट को यूज़ करके। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास रिबाउंड हैमर टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि इलास्टिक रिबाउंड ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट की जाती है। कंप्रेसिव इन्वेस्टिगेशन करके हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। देन कम्स डायनेमिक और वाइब्रेशन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, मैकेनिकल, सोनिक एंड अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी मेथड्स यूज़ किए जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूनिफॉर्मिटी। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो नाम है यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर इनके सिर्फ नाम भी याद रखोगे वो भी सफिशिएंट है यहाँ पे। देन कम्स रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि एक्सरे एंड गामा रेज को यूज़ किया जाता है, उनको पेनिट्रेट किया जाता है कंक्रीट में
उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। स्पेशली हम इसको डेंसिटी एंड थिकनेस ऑफ कंक्रीट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। न्यूट्रॉन स्कैटरिंग एंड न्यूट्रॉन एक्टिविटीज़ मेथड्स को यूज़ किया जाता है मॉइस्चर कंटेंट एंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कम्स इलेक्ट्रिकल मेथड। इसको हम जनरली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, सच एज माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर कंटेंट एंड कंक्रीट थिकनेस। देन कम्स एकॉस्टिक एमिशन टेक्निक्स। दिस टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन इनिशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। ग्रोथ ऑफ क्रैक्स जो कंक्रीट में आती हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट इज मैग्नेटिक मेथड। इसको हम जनरली कवर टू रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आरसीसी का सिलेबस। ये कंक्रीट का सिलेबस था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आरसीसी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इट इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्लान सीमेंट कंक्रीट। उसका यूनिट वेट कितना होता है, 24 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ये तो बेसिक है। आरसीसी का होता है 25 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आ जाती है यहाँ पे क्वेंचिंग। क्वेंचिंग हम किसको कहते हैं, ग्रेजुअल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ स्टील ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेंचिंग। इंपॉर्टेंट टर्म है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफाउंड बार, जिनको हम सिंपली HYSD कहते हैं, एज पर IS कोड 1786-1985। ये जनरली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, TMT, TMX एंड TC। TMT स्टैंड्स फॉर थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, TMX स्टैंड्स फॉर थर्मेक्स पावर्ड स्टील बार्स, ये जर्मन कंपनी इनको मैन्युफैक्चर करती है। एंड TC स्टैंड्स फॉर टेम्पागोर स्टील बार्स, बेल्जियम कंपनी जो है इनको मैन्युफैक्चर करती है। देन कम्स माइल्ड स्टील। इंडियन स्टैंडर्ड में इसके लिए कौन सा कोड रेकमेंड किया हुआ है, IS कोड 432 पार्ट फर्स्ट। दे आर जनरली अवेलेबल इन राउंड बार्स हैविंग यील्ड स्ट्रेंथ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्लीज़ इसको यहाँ पे करेक्ट कर देना, ये पॉइंट जो है यहाँ पे गलत हुआ है। यहाँ पे एक्चुअली में होना चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लव कार्बन परसेंटेज दे आर मोर डक्टाइल बट विद लव स्ट्रेंथ। माइल्ड स्टील में क्या होता है कि जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है वो लव होती है, जिसकी वजह से उनकी डक्टिलिटी हाई होती है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। इन शॉर्ट वी कैन से डैट परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ के, बट इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी ऑफ द स्टील। अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन स्टील में इंक्रीज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी, बट ऑन द अदर हैंड उसकी डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। ये पॉइंट भी यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट कर देना, इसमें भी यहाँ पे गलत हुआ है। तो यहाँ पे हमने ये लिखना है कि बाय इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन वी कैन गेट हाई स्ट्रेंथ स्टील ग्रेड्स बट विथ लो डक्टिलिटी। स्टील में परसेंटेज ऑफ कार्बन इंक्रीज करने से वी कैन गेट हाई स्ट्रेंथ स्टील ग्रेड्स, बट उनकी डक्टिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिज़ाइन फिलॉसफी। किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जनरली 3 मेथड्स आ जाते हैं। WSM मेथड, सिंपली नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास अल्टीमेट लोड मेथड, जिसको हम लोड फैक्टर मेथड भी कहते हैं। और थर्ड इसमें जाता है हमारे पास लिमिट स्टेट मेथड। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इट इज आल्सो नोन एज सर्विसेबिलिटी मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज आल्सो नोन एज मॉड्यूलर रेशियो मेथड और लीनियर इलास्टिक मेथड। दिस पॉइंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट ओनली यूजेज द लीनियर पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है सिर्फ लीनियर पार्ट जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम का उसको ही यूज करता है। मॉड्यूलर रेशियो को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ FS अपॉन FC, सिंपली नोन एज 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टील ग्रेड। स्टील ग्रेड का मॉड्यूलर रेशियो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड मैशनरी स्ट्रक्चर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट को हमेशा आप याद रखना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज द ओनली मेथड विच वी कैन यूज फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड मैशनरी स्ट्रक्चर्स। वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम ना ही लिमिट स्टेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस वी कैन यूज़ ओनली वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, वैलिड सिर्फ इलास्टिक लिमिट तक है। स्ट्रक्चर जो हम इसे डिज़ाइन करते हैं वो अनइकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि इसमें जो उनका साइज़ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इट यूजेज सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। इट डजंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर एंड इट डजंट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला। लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन, श्रिंकेज और क्रीप के बारे में हमें WSM मेथड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। देन कम्स ULM मेथड, सिंपली नोन एज अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड और लोड फैक्टर मेथड। इट इज आल्सो नोन एज कोलैप्स मेथड एज इट यूजेज द कोलैप्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। इट फुलफिल्स द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इट यूजेज फुल स्ट्रेंथ ऑफ द डायग्राम। ये स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को भी फुलफिल करता है और ये फुल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम को भी यूज़ करता है। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डिजाइन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी लिमिटेशन क्या है, इट डजंट इंडिकेट रीजंस फॉर फ्लक्चुएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। मेंबर्स डिजाइन बाय दिस मेथड आर हाईली अनसर्विसेबल एंड इट गिव्स नो आइडिया फॉर द बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चर एट प्लास्टिक स्टेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस मेथड से हम जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो अनसर्विसेबल होते हैं और ये प्लास्टिक स्टेज में जो स्ट्रक्चर बिहेव करेगा उसके बारे में हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है।
देन कम्स लिमिट स्टेट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। आजकल के टाइम में सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है LSM मेथड से ही डिज़ाइन किया जाता है, बिकॉज इट कवर्स द लिमिटेशन ऑफ बोथ WSM एंड ULM। It is also known as plastic stage method or straight line method. It fulfills both the serviceability and strength criteria. अब देखो जो WSM मेथड था वो सर्विसेबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करता था बट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को वो फुलफिल नहीं करता था। अब जो लोड फैक्टर मेथड था वो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फुलफिल करता था बट वो सर्विसेबिलिटी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था। सो द LSM मेथड फुलफिल्स बोथ द सर्विसेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ क्राइटेरिया कंडीशन। इट इज़ अ कंप्रोमाइज ऑफ बोथ WSM एंड ULM। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इट्स मेन प्रिंसिपल इज डिज़ाइन स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिज़ाइन लोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसमें जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिज़ाइन लोड होनी चाहिए। इट हैज़ डिफरेंट पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टीज फॉर डिफरेंट लोड कंडीशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट यूजेज रिवर्सल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। इट गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज। अब WSM मेथड जो था वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता था लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन दैट इज क्रीप एंड श्रिंकेज के बारे में, बट इट गिव्स सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज टू डिफॉर्मेशंस। इट कवर्स द लिमिटेशन ऑफ बोथ WSM एंड ULM। ये तो बेसिक है, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? दो विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट बट क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस आर स्टिल पॉसिबल। इसमें क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस भी पॉसिबल्स हैं। सेक्शन डिजाइन बाय दिस मेथड आर थिकर देन द सेक्शन डिजाइन बाय ULM। ओबियस सी बात है, बिकॉज दिस मेथड इज इन बिटवीन WSM एंड ULM। इसमें जो हम सेक्शन डिजाइन करते हैं वो थिनर होते हैं एज कम्पेयर टू द सेक्शन डिजाइन बाय WSM, बट दे आर थिकर देन एज कम्पेयर टू द सेक्शन डिजाइन बाय ULM। इट इज़ अनरिलायबल मेथड विद द डिजाइन ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स एंड मशीनरी स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि WSM method is the only method which we can use for the design of water retaining structures and masonry structures. It considers various possibilities of load which may not occur, leading to its probabilistic design. LSM method जो है ऐसे लोड को कंसिडर करता है जो स्ट्रक्चर पे हो सकता है वो अकर हो या ना हो, which leads to its probabilistic design. It doesn't use the full stress strain curve diagram. ULM method is the only method which uses the full stress strain curve diagram. So these are the limitations of LSM. नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट क्या होता है? इट इज़ अ एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी बिफोर फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। लिमिट स्टेट हमारे पास जनरली दो टाइप्स की आती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या होता है? इट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर ड्यू टू वेरियस रीजंस। एंड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम जनरली शेयर, टॉर्शन, कंप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसमें एक्सेसिव बंडिंग के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देन कम्स लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। इट मीन्स द सेफ लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शंस एंड क्रैकिंग एंड अदर सच रीजंस। Even if they happen, the structure is safe, deflection, cracking, fire resistant, vibrations, etc. डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस के लिए डिफरेंट लिमिट स्टेट्स में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू क्या होती है? अगर लोडिंग कंडीशन डेड लोड प्लस लाइव लोड है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स 1.5 1.5 दोनों में है, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में 1 और 1 है। सिमिलरली डेड लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड 1.5 और 0.9 to 1.5, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में 1 और 1 है। एंड द लास्ट इज डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक लोड और विंड लोड। ये बात हमेशा आप याद रखना, अर्थक्वेक लोड और विंड लोड कभी भी साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं कर सकता है, दे ऑलवेज एक्ट सेपरेटली। तो इन दिस केस पार्शियल फैक्टर ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज 1.2 1.2 1.2 तीनों केसेस में। जब तीनों लोड्स एक्ट करेंगे तब 1.2 इसकी वैल्यू हो जाती है। जब कोई से दो लोड एक्ट करेंगे उस केस में जो इसकी वैल्यू आती है 1.5 आती है। सिमिलरली इन केस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इट्स वैल्यू इज 1 1 एंड 0.8। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ। अब देखो RCC में अगर हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो है डिज़ाइन स्टेप्स, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और मेन पॉइंट्स जो आते हैं वही इसमें आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमें क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आपको पूछ नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपने डिज़ाइन स्टेप्स पे ज़्यादा फोकस देना है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो है उन पर ज़्यादा फोकस देना है, और इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज़ रिकमेंड की है अलग अलग कंडीशंस के लिए वही आपने यहाँ पे देखनी है। शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ में अगर हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज यहाँ पे है। शेयर फोर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये तो बेसिक है, शेयर लोड अपॉन एरिया सिंपली नोन एज P अपॉन B इंटू डी। P हमारे पास यहाँ पे लोड है, B विड्थ और D डेप्थ है। देन कम्स शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है जनरली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज ऑफ स्टील। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जिसको हम टाउ सी मैक्स से डिनोट करते हैं, इट ओनली डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अलग अलग ग्रेड के लिए अलग वैल्यू इसकी होती है। M20 के लिए अलग वैल्यू होती है इसकी, M15 के लिए अलग वैल्यू होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कोड ने रेकमेंड की है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन ग्रेड जो है उनके अगर आप याद रखोगे तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स। इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ के केस में स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स निकालने का फार्मूला क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय SV, इट इज इक्वल टू 0.87 F/ASV अपॉन 0.4 इंटू B। इट शुड बी लीस्ट ऑफ 0.75 इंटू D और 300 mm आर कैलकुलेटेड। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वर्टिकल स्टिरप्स की, शेयर टेकन बाय वर्टिकल स्टिरप्स, इसके लिए फार्मूला क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय VUS, इट इज इक्वल टू
tau v minus tau c into BD. And shear taken by bent up bars, it is represented by VU S1. It is equal to 0.87 FI ASV sin alpha. इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स निकालने का सेम फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमने यहाँ पे VU को VUS से रिप्लेस कर देना, क्योंकि यहाँ स्पेशली बात कर रहे हैं शेयर टेकन बाई वर्टिकल स्ट्रिप्स। फॉर्मूला वही रहेगा 0.87 FI ASV D अपॉन VUS। शेयर टेकन बाई बेंट अप बार्स, इसके लिए भी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे जो शेयर फोर्स है VUS की जगह VUS1 हो जाएगी। डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, LD इज इक्वल टू 0.87 FY अपॉन 4 tau BD और 5 सिग्मा ST अपॉन 4 tau BD। दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके डेवलपमेंट लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 1.3 M1 अपॉन VU प्लस L0, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू LD। एनकरेज लेंथ को हम L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंगल ऑफ एनकरेज 45 डिग्री है, उस केस में इसकी लेंथ होती है 4.5। इन केस ऑफ 90 इट्स वैल्यू इज 8.5 एंड इन केस ऑफ 180 डिग्री इट्स लेंथ इज 16.5। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट पॉइंट इज 0.0035। इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ डायग्राम में क्लियरली हर चीज़ दिखाई हुई है, क्रैक्ड सेक्शन, अनक्रैक्ड सेक्शन। अनक्रैक्ड सेक्शन पे अगर हम देखेंगे, जो यहाँ पे डॉटेड लाइन रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्ट्रेंथ की वो होती है 0.002। यहाँ पे स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलग है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अलग मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ इन स्टील की बात करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर पेपर में। और हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, FY अपॉन 1.5 ES प्लस 0.002। मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना होता है, 0.45 FCK। क्रैक्ड सेक्शन पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.36 इंटू FCK। मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील कितना होता है, 0.87 FY। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसके लिए हम अप्लाई करते हैं। दोनों को कंपेयर करके हम यहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सिंपल फॉर्मूला है। इसको फाइंड आउट करने के लिए कभी सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। देन कम्स मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने स्टैंडर्ड वैल्यूज दी हुई है अलग अलग ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। FE 250 के लिए अलग दी हुई है, FE 415 के लिए अलग दी हुई है, FE 500 के लिए अलग अलग दी हुई है। लेकिन अगर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला भी प्रेजेंट है, 700 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 0.87 FY अपॉन D। यहाँ से वैल्यू पुट करके आप मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज इंडियन स्टैंडर्ड ने इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यूज भी रेकमेंड की हुई है। देन कम्स मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी न्यूमेरिकल आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, छोटा सा न्यूमेरिकल इसमें से आ सकता है। सिंपल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको पूछ सकते हैं। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास अलग अलग कंडीशंस आती हैं। अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, बैलेंस सेक्शन है और ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे डिपेंड करती है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ये मैंने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके रिलेटेड मैंने आपको लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाया है। दोनों में से दोनों फॉर्मूलाज यूज़ करके आपके पास आंसर सेम ही आएगा। अब सिमिलरली सेकंड कंडीशन है सेक्शन इज व्हेन सेक्शन इज बैलेंस्ड। इसमें भी आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए। सिमिलरली थर्ड कंडीशन इज ओवर रेनफोर्स सेक्शन, तो इसके लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डबली रेनफोर्स्ड बीम। अब बीम को हम डबली रेनफोर्स्ड बीम कब कह सकते हैं, when MU is greater than MU limb, then the beam is said to be doubly reinforced beam. In this case, MU is equal to MU1 plus MU2. MU किसके बराबर है यहाँ पे, MU limb plus MU2। यहाँ से हम MU2 को फाइंड आउट कर सकते हैं, MU is equal to MU limb। इस केस में XU निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, 0.87 FY AST माइनस FSC ASC अपॉन 0.36 FCK B। अगर हमने मैक्सिमम स्ट्रेंथ निकालना होगा एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील फॉर अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई Emax, इट इज इक्वल टू 0.0035 1 माइनस D डैश अपॉन X। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, MU इज इक्वल टू 0.36 FCK B XU D माइनस 0.42 XU प्लस FSC ASC D माइनस D डैश। AST1 निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, MU lim अपॉन 0.87 FY D माइनस 0.42 XU मैक्स। AST2 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इट इज इक्वल टू MU2 अपॉन 0.87 FY D माइनस D डैश। ASC को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, MU2 अपॉन FSC D माइनस D डैश। FSC हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन जोन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो डेप्थ्स आती है, एक आती है टेंशन जोन से और एक आती है कंप्रेशन जोन से। सो FSC हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम कंप्रेशन जोन। अब अगर हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम को डिज़ाइन करना होगा और बीम होगा सिंपली सपोर्टेड बीम या रेक्टेंगुलर बीम, इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं।
ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल डी, इट इज इक्वल टू 1/8 to 1/10 ऑफ क्लियर स्पैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ये, कभी सिंपल इनमें क्वेश्चन आ सकते हैं। विड्थ ऑफ बीम निकालने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल डी, इट इज़ इक्वल टू स्मॉल डी इंटू 1/2 माइनस 2/3। अब स्मॉल डी यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, और कैपिटल डी में से हम इफेक्टिव पावर को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल डी हमें यहाँ से निकल जाएगा। देन कम्स डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम। इन दिस केस इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू स्मॉल डी, इट इज इक्वल टू क्लियर स्पैन अपॉन 7। इफेक्टिव विड्थ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेम फॉर्मूला वही है, 1/2 माइनस 2/3 ऑफ स्मॉल डी। देन कम्स टी बीम। टी बीम में हमारे पास जनरली दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट इज इफ एक्स यू इज लेस देन डी एफ। एक्स यू यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड डी एफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लैंज डेप्थ। अगर एक्स यू लेस देन है डी एफ से, देन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टी बीम विल बी सेम एज डेट इन केस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेक्शन। फिर उस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो सेम ही आएगा जो हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम के केस में डिस्कस किए। कंडीशंस अलग अलग आएंगी, बाकी फॉर्मूलाज वही रहेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। सेकंड केस इसमें है इफ एक्स यू इज ग्रेटर देन डी एफ। इसमें भी अब दो कंडीशंस हैं, व्हेन डी एफ अपॉन एक्स यू इज लेस देन और इक्वल टू 0.43, देन एम यू इज इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू प्लस 0.45 एफ सी के डी एफ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू अपॉन 0.5 डी एफ। अब यहाँ पे बी डब्ल्यू क्या है, ये विड्थ ऑफ वेब है, एक्स यू तो आपको पता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, एफ सी के ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कंक्रीट की। कैपिटल डी एफ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लैंज डेप्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। बी एफ माइनस बी डब्ल्यू, बी एफ हमारे पास यहाँ पे है विड्थ ऑफ फ्लैंज, और बी डब्ल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, वेब थिकनेस है। सेकंड कंडीशन इसमें आ जाती है एक्स यू जो है वो ग्रेटर देन है डी एफ से, बट जो रेशो है डी एफ अपॉन एक्स यू वो ग्रेटर देन है 0.43 से। इस केस में यहाँ पे कुछ वेरिएशन नहीं आएगी, सिर्फ यहाँ पे जो कैपिटल डी एफ है ये चेंज हो जाएगा वाई एफ में, और वाई एफ निकालने का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0.15 एक्स यू प्लस 0.65 इंटू डी एफ। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। देन कम्स डिजाइन ऑफ टी बीम। अब टी बीम के केस में हम ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1/12 से लेकर 1/15 ऑफ क्लियर स्पैन। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विड्थ ऑफ वेब आपको हर जगह सेम ही मिलेगा फॉर्मूला, 1/2 से लेकर 2/3 ऑफ डी। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इसमें हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई बी एफ, इट इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन 6 प्लस 6 डी एफ प्लस बी डब्ल्यू। सेकंड फॉर्मूला इसका है बी एफ इज इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस 1/2 हाफ ऑफ स्लैब विड्थ फ्रॉम बोथ साइड। सिमिलरली डिजाइन ऑफ एल बीम्स और टी बीम्स दोनों के लिए आपके पास सेम फार्मूलाज मिलेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज है उसके लिए फार्मूला चेंज होगा। यहाँ पे फार्मूला हो जाता है एल नॉट अपॉन 12 प्लस 3 डी एफ प्लस बी डब्ल्यू, इंस्टेड ऑफ 6 यहाँ पे 3 है। बाकी जो सेकंड फार्मूला है बी एफ का वो सेम फार्मूला है, बी डब्ल्यू प्लस 1/2 हाफ ऑफ स्लैब विड्थ फ्रॉम बोथ साइड। सो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।